हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है आज जो है यूपीएससी के पेपर थर्ड यानी आपका जीएस थर्ड जो पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और यूपीएससी ने क्या-क्या प्रश्न पूछे हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। आपको पता होगा कि जो है यूपीएससी का मेंस चल रहा है और 21 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक ये मेंस प्रस्तावित है जो शेड्यूल्ड है। तो 21 का, 22 का और 23 का, ठीक है? मतलब 23 तारीख को जो भी पेपर होने थे वो हो गए हैं और 21 को ऐसे था, 22 को दोनों जीएस के पेपर हुए थे फर्स्ट और सेकंड जिसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है और 23 का आपका जीएस 3 और जीएस 4 यानी आपका जो है जीएस थर्ड में आपको पता होगा 5 सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ जीएस 3 के 5 सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं? मैं शॉर्ट में लिखूँगा, थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो इकोनॉमी जो मेजर पार्ट है इसका, ठीक है? इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, ठीक? इसके अलावा क्या था? तो एनवायरनमेंट के अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया आपका। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी और साथ में साइंस एंड टेक। तो ये 5 मेजर सब्जेक्ट हैं जिसमें से इकोनॉमी मेन मतलब ज़्यादा प्रश्न पूछने की जो परंपरा रही है यूपीएससी की, तो इकोनॉमी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है और उसके बाद आपका इंटरनल सिक्योरिटी और ये एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी या पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो है इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी अक्सर पूछता है। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इकोनॉमी से ही पूछे जाते हैं। तो ये मेजर पार्ट आपका जो है किस में आ गया? इकोनॉमी में, ठीक है? बाकी जीएस 3 का मैंने आपको बताया कि क्या-क्या सब्जेक्ट होता है। इसी तरह जो 23 तारीख को सेकंड मीटिंग में जो पेपर हुआ था, जो जीएस 4 के नाम से भी प्रसिद्ध है और उसको नॉर्मली हम लोग एथिक्स का पेपर बोल देते हैं। तो उसका भी डिस्कशन हम लेकर के आएँगे, तो थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा। आज हम लोग जो है जीएस 3 के बारे में देखेंगे कि क्या-क्या प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। और आपके लिए ये भी बता दूँ कि जीएस सेकंड में जिस तरह से शब्दावलियों की चुनौतियाँ थीं, वो जीएस 3 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हिंदी माध्यम के लिए खास करके जो शब्दावलियाँ काफ़ी कठिन होती हैं। हमने जब जीएस 2 का पेपर डिस्कशन किया था तो उसमें बहुत सारी ऐसी शब्दावलियाँ थीं, जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती थी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो रेगुलरली न्यूज़पेपर देख रहे हो, करंट अफ़ेयर के जो है अलग-अलग वेबसाइट्स वगैरह देख रहे हो मंत्रालय की, तो वो शब्दावलियाँ आपके मतलब ज़ोन में थी, आप आसानी से कर लेते, लेकिन फिर भी जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको परेशानी हो सकती थी। लेकिन जीएस थर्ड में इस बार यूपीएससी ने शब्दावली में कोई ज़्यादा ख़ास ऐसा कुछ नहीं किया, जो आपके समझ से बाहर हो। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से यूपीएससी ने पूछा है कि डिजिटल रुपए से आप क्या समझते हैं? डिजिटल रुपए के बारे में पूछा है यूपीएससी ने कि डिजिटल रुपए से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में मतलब डिजिटल रुपए के संदर्भ में भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। अब केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ही क्या है? डिजिटल रुपए है आपका, ठीक? ये मत सोचिएगा कि अलग है। इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं डीसी, ठीक है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है? इसकी कार्यप्रणाली तथा प्रगति का वर्णन करना है। अगर आपने डिजिटल मुद्रा जानते होंगे या डिजिटल रुपए जानते होंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। और न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहता है कि आरबीआई ने जो है क्या जारी किया था? डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसी संदर्भ में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है आपसे, इसकी कार्यप्रणाली और इसकी प्रगति कि कितनी प्रगति हुई है उसके बारे में आपको बताना था। वर्णन करने के लिए बोला 150 शब्दों में लिखना था, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अब यहाँ हम केवल प्रश्न की जो मूल माँग है उसको समझाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे आंसर राइटिंग या ये नहीं बताने आए कि आपको क्या-क्या लिखना है। आपको ये पता रहना चाहिए कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो 2026 में यूपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है, उसको समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है? तो यूपीएससी का हम लोग ट्रेंड या यूपीएससी के जो क्वेश्चन्स हैं उनकी जो है डिमांड उनको समझ रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस इस दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए कि वित्तीय समावेशन मतलब ये आपको एक तरीके से व्यू जो आपका दृष्टिकोण है, व्यू जो है इसका परीक्षण करना है। एग्जामिन द व्यू दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एन इंटरनल यहाँ लिखो वित्तीय समावेशन भारत जैसे देश में सामाजिक और आर्थिक समावेशन का अभिन्न हिस्सा है। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इस दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए कि वित्तीय समावेशन भारत जैसे देश में सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन का अभिन्न हिस्सा है। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक की उपयोगिता पर भी प्रकाश डालिए। आपको पता होगा कि आरबीआई जो है वित्तीय समावेशन सूचकांक निकालता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने समय अंतराल में ये सूचकांक आता है। 1 वर्ष में आता है, 6 महीने में आता है या 3 महीने में आता है? मुझे कमेंट करके बताइए आप, ठीक? तो इस दृष्टिकोण का आपको परीक्षण करना है कि वित्तीय समावेशन आपको पता होगा कि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या हुआ? कि जो
आम नागरिक है, या कह सकते हो जो हाशिए में रहा व्यक्ति है, उसको समाज की मुख्य धारा में या वित्तीय व्यवस्था की मुख्य धारा में लाना। जैसे मान लीजिए गरीब व्यक्ति है, उसके पास ना तो कोई बैंक खाता है, ना कोई उसने ऐसी योजना ली है, तो सबसे मुख्य चीज़ थी बैंक खाता। तो बैंक खाता जब लेगा, तो उसके पास एक खाता हो जाएगा जहाँ पे बहुत सारे भारत सरकार की जो योजनाएँ हैं या राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनमें बीमा राशि या किसी पेंशन संबंधित राशि सरकार भेजती है। तो सीधा वो उसी वित्तीय व्यवस्था में जुड़ जाएगा वो गरीब व्यक्ति। तो उस वित्तीय समावेशन से क्या आएगा? सामाजिक और आर्थिक समावेशन आ सकता है। कैसे? कि जब वो बैंक से जुड़ जाएगा तो सरकार मान लीजिए कुछ पैसा भेजती है, या फिर वो व्यक्ति कोई काम करना चाह रहा है तो लोन के रूप में भी बैंक से पैसा ले सकता है। तो बैंक से जब पैसा लेगा तो वो अपनी आर्थिक स्थिति भी तो सुधार लेगा, और जब आर्थिक स्थिति सुधारेगा तो उसकी सामाजिक स्थिति भी सुधर सकती है। तो यही बोला है कि इस दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए कि वित्तीय समावेशन भारत जैसे देश में सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है? और आरबीआई की वित्तीय समावेशन सूचकांक की उपयोगिता पर भी प्रकाश डालना है। तो 150 शब्दों में लिखना था, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, शब्दावली बिल्कुल सिंपल है। आराम से आप जो है क्वेश्चन को समझ के 150 शब्दों में लिखा जा सकता है इस प्रश्न को। और अगर आप पढ़ रहे हो तो ही आप चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है? अगर पहली बार आए हो तो केवल इतना समझो कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन्स को पूछ रहा है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इकोनॉमी का है आपका, जो आपका एग्रीकल्चर से जुड़ जाएगा। तो भारतीय कृषि में लागू किए गए विभिन्न तकनीकी मिशनों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ से जो है तकनीकी को जो है कृषि से जोड़ के पूछा, यानी आपका इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक दोनों को जोड़ करके पूछा है। तो भारतीय कृषि में लागू किए गए विभिन्न तकनीकी मिशन, अब तकनीकी मिशन में जैसे ई नैम आपने नाम सुना होगा, ई नैम, ठीक है? इसके अलावा और कोई व्यवस्था सुनी होगी, जैसे किसानों के लिए डिजिटल रूप से हमने कई सारे ऐप बना रखे हैं। भारत सरकार ने भी कई सारे जो है सूचना देने के लिए ऐप दिए हुए हैं। इसके अलावा हम जो है दूरदर्शन में किसानों के लिए अलग से एक प्रोग्राम चला रहे हैं। तो तकनीकी मिशन का वर्णन कीजिए एवं खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए कि खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है, उनकी भूमिका कैसे सुनिश्चित होगी, उसका परीक्षण करने के लिए बोला है यूपीएससी ने। तो आई थिंक आप क्वेश्चन की जो मुख्य डिमांड है उसको समझ गए होंगे कि भारतीय कृषि में लागू किए गए विभिन्न तकनीकी। आपको पता होगा कि इंटरनेट और डिजिटल दुनिया आने के बाद बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कृषि क्षेत्र में भी लागू की गई हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, ई नैम। इसके अलावा दूरदर्शन में अलग से किसानों के लिए प्रोग्राम, और विभिन्न सूचना माध्यमों से किसानों को सीधे जो है मैसेज देना, व्हाट्सएप में जोड़ना। इसके अलावा ई मंडी, आपने नाम सुना होगा, ई मंडी, ठीक है? तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है लाई गई, वो ई मंडी इसी ई नैम का ही भाग है, ठीक है? तो इस तरह से भारतीय कृषि में जो व्यवस्थाएं लागू की गई तकनीकी, उसका आपको परीक्षण करना है, मतलब उसका वर्णन करना है। और खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका, किसकी भूमिका? तकनीकी मिशनों की भूमिका का परीक्षण करना है, ठीक है? तो इस तरह से आपको 150 शब्दों में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, इस बार यूपीएससी ने कृषि यानी एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कृषि उत्पाद विपणन, यानी जो कृषि जो सामान है उसकी मार्केटिंग की अदक्षता, अदक्षता का मतलब वो दक्ष नहीं है, इसके हेतु उत्तरदायी कारकों को समझाइए। मतलब जो कृषि प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में मतलब उनका जो चयन है पूरा अच्छे से, मतलब सही तरीके से है नहीं, जिस तरह से होना चाहिए, एक आदर्श स्थिति जो होनी चाहिए वो है नहीं। तो उसके लिए उत्तरदायी कारक बताने, क्या कारण है ऐसा है। तो आपको सब मतलब सीधे समझ में आता होगा कि किसानों का जो उपज है, या कह सकते हो जो खेतों में उत्पादन हुआ, तो वो किसानों के द्वारा उत्पादन जो होता है वो मार्केट में जाने से पहले कई सारे बिचौलिए, या सड़क अच्छी व्यवस्था नहीं है, खेतों तक सड़क नहीं है, तो उन व्यवस्थाओं के कारण उनकी जो दक्षता है वो बेहतर नहीं है। तो उसी के संदर्भ में यूपीएससी ने पूछा है कि कृषि उत्पाद विपणन की अदक्षता हेतु उत्तरदायी कारकों को समझाइए। कृषि उत्पाद विपणन की अदक्षता को कम करने में ई वाणिज्य यानी ई मार्केटिंग, ठीक है, किस प्रकार सहायता करता है। यहाँ पे लिखा होगा कि हाउ ई कॉमर्स, मतलब ई वाणिज्य का मतलब हो गया ई कॉमर्स, मतलब कहने का कि आपका इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, ये डिजिटल माध्यम है, उसको किस प्रकार से सहायता मिल सकती है, किसके संदर्भ में? इस अदक्षता को कम करने के लिए। मतलब ये जो दक्षता, ये एफिशिएंसी जो इतनी नहीं है, उसको कम करने के लिए या उसको और मजबूत करने के लिए। एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले, है ना? तो उसको कम करने के लिए अदक्षता बोला, ठीक है? यानी मैंने आपको दक्षता बताया, दक्षता का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या किसानों को जो सुविधाएँ हैं वो मिल पाएँ। तो वो जो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं उनको कम करने के लिए ई वाणिज्य किस प्रकार सहायता करता है, समझाइए, ठीक है? तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। बस ये था कि आप अगर आपका बेसिक मजबूत है, आपका कोर जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसमें करंट के विषय और खास करके जो भारत सरकार की जो योजनाएँ हैं कृषि संबंधित, उनका
उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हुए आप आंसर लिखोगे तो 150 शब्दों में आसानी से लिखा जा सकता है इस प्रश्न को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2 उदाहरण देकर समझाइए 2 उदाहरण देकर समझाइए कि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी ने भारतीय किसानों को उनकी नाशवान फसल, नाशवान का मतलब जो जल्दी खत्म हो जाती हैं, जल्दी बेकार हो जाती हैं फसलें वो, के प्रसंस्करण में कैसे सहायता की? तो बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरह से इन फसलों के लिए सहायता की है जो फसल जल्दी खराब हो जाती है? कौन-सी फसल? जो जल्दी खराब हो जाती है। तो एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं जैसे टमाटर है, ठीक है? आपको पता होगा टमाटर जो है अगर प्राकृतिक रूप से उगता है तो वो टूटने के बाद मुश्किल से 3 या 4 दिन ही टिक पाता है या सही रह पाता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी ने ऐसा क्या किया कि टमाटर जो है महीने तक नहीं खराब होते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी की यहाँ पे उपयोगिता आपको समझ में आ जाएगी कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही टमाटर महीनों तक सड़ते नहीं हैं। वो क्या का कारण है कि जो सड़ने वाला एंजाइम है टमाटर में, उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने हटा दिया या कम कर दिया, तो टमाटर अब सुरक्षित है महीनों तक, ठीक है? इसके अलावा जैसे यहाँ पे 2 उदाहरण बोला तो एक टमाटर का ले लिया, दूसरा आप फल का ले सकते हो। मान लीजिए जो सेब की खेती करने वाले किसान हैं, वो अब जैव प्रौद्योगिकी की मदद से एक अच्छी और बेहतर फसल उगा पा रहे हैं ताकि सेब लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित बना रहे। तो इस तरह से आपसे पूछा कि 2 उदाहरण देकर समझाइए कि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी ने भारतीय किसानों को उनकी नाशवान फसलों, नाशवान का मतलब जो जल्दी खराब हो जाने वाली फसल है, उनके प्रसंस्करण में, उनके जो है यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग में कैसे सहायता करता है, ठीक है? तो वो आपको बताना था, 2 उदाहरण मैंने आपको बता भी दिए। आप यहाँ एक उदाहरण दूध का भी ले सकते थे, क्योंकि दूध भी क्या है? किसानों का ही प्रोडक्ट है। किसान ही जो है पशुपालन वगैरह करते हैं। तो दूध क्या करते हैं किसान कि उसको प्रसंस्कृत कर दिया। जैसे दूध से हमने घी बना लिया, दही बना लिया, पनीर बना लिया, तो प्रसंस्कृत हो गया। अब दूध जो है नॉर्मली 1 दिन चल पाता है, लेकिन अगर पनीर सही से ठंडी व्यवस्था में रखेंगे तो वो आराम से 3 से 4 दिन चल सकता है, टिक सकता है। तो दूध को प्रसंस्कृत किया गया किसके माध्यम से? जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। अब जैव प्रौद्योगिकी यहाँ कैसे मदद कर रही है? दूध को फाड़ने में मदद कर रही है कि नहीं? तो इस तरह से जैव प्रौद्योगिकी ने किस तरह से सहायता की भारतीय किसानों को, उसके लिए 2 उदाहरण आपको देने थे, ठीक? आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पूरा-पूरा आपका साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक द्रुत प्रजनन रिएक्टर एफबीआर और एक तापीय परमाणु रिएक्टर के बीच भेद बताइए। यानी एफबीआर क्या है और एक तापीय परमाणु रिएक्टर क्या है? आपको पता होगा कि जो परमाणु बिजली बनाई जाती है, उसमें अभी हमारे पास जो व्यवस्था है परमाणु बिजली बनाने की, वो ये व्यवस्था है तापीय परमाणु रिएक्टर की, ठीक है? लेकिन अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या व्यवस्था लागू कर ली है? वो एफबीआर व्यवस्था लागू कर ली है। एक ऐसा रिएक्टर बना लिया है जो परमाणु ऊर्जा को रेगुलर यानी लगातार वो बिजली बनाता रहे। तो वही आपसे पूछा है कि एक द्रुत प्रजनन रिएक्टर और एक तापीय परमाणु रिएक्टर के बीच भेद को बताइए कि क्या इनमें अंतर है? और इसके अलावा जो भारत में पहला द्रुत प्रजनन रिएक्टर बनाया गया स्वदेशी रूप से, वो कहाँ पे है? तो कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पड़ता है? मुझे कमेंट करके बताओ आप। तो कलपक्कम में स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम प्रारूपीय प्रोटोटाइप एक एफबीआर, एफबीआर का मतलब वही हो गया आपका द्रुत प्रजनन रिएक्टर। इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो फास्ट, द्रुत का मतलब हो गया फास्ट, ब्रीडर रिएक्टर मतलब तेजी से बिजली बनाने वाला एक जो रिएक्टर है, ठीक है? ऐसा समझ लो। तो एफबीआर के संदर्भ में क्रांतिकता यानी क्रिटिकलिटी पद की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी ने एक शब्द दिया है क्रांतिकता, ठीक है? यानी क्रिटिकलिटी ये क्या है? मैं एक आपको उदाहरण से समझाता हूँ। आपने कभी बाइक चलाई होगी तो बाइक को जब स्टार्ट करते हो, किक मारते हो, तो जब किक मारते हो तो आप देखते होगे कि बाइक जो है जब एक किक मारा नॉर्मली तो स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जैसे एक किक मारा तो जैसे स्टार्ट होती उसके बाद आपको किक मारने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। तो वो जो पल होता है या वो जो पूरा का मतलब कहने का कि जिस समय स्टार्ट होती है बाइक, तो वो पूरी जो व्यवस्था जो होती है उसी को कहते हैं क्रांतिकता। मतलब एक बार आपने किक मार दिया तो वो स्टार्ट ही रहेगी, अब बार-बार आपको किक मारने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके क्या किया है एफबीआर सिस्टम में क्या किया है कि एक बार आपको रिएक्टर चलाने के लिए थोड़ी-सी उसको एक तरीके से ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर वो चल पड़ेगा। तो वो रेगुलर आपको बिजली देगा, वही आपका क्या कहलाता है एफबीआर। और उसी में जो वो एक क्षण होता है जिसमें रिएक्टर रेगुलर चलने लगता है, उसी पल को कहते हैं क्रांतिकता, ठीक है? तो उस पद की व्याख्या कीजिए। हमारे देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इसके निहितार्थ क्या है? आपको पता होगा कि परमाणु बिजली में प्रदूषण बिल्कुल नहीं है और ये केवल अगर इसको सही से सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा किटकिली है, लेकिन अगर ध्यान से चीज़ें की जाएँ तो ये परमाणु ऊर्जा बनाने में हमारी स्वच्छ ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परमाणु बिजली, ठीक है? तो उसी के संदर्भ में आपसे 2 अ, रिएक्टर के बारे में पूछा तुलना के लिए, मतलब उनके बारे में आपको बताना है। और इसके अलावा जो स्वदेशी रूप से स्थापित किया गया रिएक्टर है कलपक्कम में, जो किस टाइप का है? एफबीआर का।
फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर है, उसके बारे में क्रांतिकता के शब्द को आपको अच्छे से वर्णन करना है या व्याख्या करना है, ठीक है? तो हमारे देश में स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इसके निहितार्थ मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, वो आपको बताने हैं निहितार्थ, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न हैं आसानी से कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो जिनकी शब्दावलियाँ आसानी से समझ में नहीं आती, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी कहीं कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ठीक? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। मतलब आपको उदाहरण के साथ चर्चा करना है कि भारत के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में द्रुत अवसंरचना विकास और आपदा जोखिम में कमी के बीच के विरोधाभास का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है? कहने का मतलब कि जो आप देखते होंगे कि जंगलों में या कह सकते हो कि जो ट्राइब क्षेत्र है या हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ पे कोई संरचना द्रुत का मतलब फ़ास्ट अवसंरचना विकास बहुत तेज़ी से विकास हुआ। तो बहुत तेज़ी से जब कहीं विकास होता है, तो ये भी ध्यान रखना होता है कि वहाँ कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो आपदा का कारण बन जाए। तो आपदा जोखिम की कमी और तेज़ी से अवसंरचना विकास इनके बीच के जो विरोधाभास है, उसके प्रबंधन में किस प्रकार किया जा सकता है क्या किया जा सकता है? का प्रबंधन, विरोधाभास का प्रबंधन किस प्रकार से यानी मैनेज किस प्रकार से किया जा सकता है ताकि हमारा जो है विकास भी तेज़ी से चले और आपदा भी कम बना रहे, ठीक है? तो जैसे आपने देखा होगा जोशीमठ वाला उदाहरण कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से विकास हुआ, उत्तराखंड का जोशीमठ वाला केस अगर आपको पता होगा 2-3 साल पहले काफ़ी चर्चा में था कि वहाँ की भूमि खिसक गई थी। वो क्यों खिसक गई थी? क्योंकि जोशीमठ में बहुत तेज़ी से विकास कार्यक्रम चलाए गए, तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया जो आपदा का कारण बन सकती थी, ठीक है? तो उस तरह की व्यवस्था ना हो, इसके लिए जो इनके बीच विरोधाभास है, उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, वो आपको बताना है उदाहरण के साथ। तो मैंने जोशीमठ का एक उदाहरण दे दिया आपको और ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न था। आपको जो है 150 शब्दों में लिखना था, ठीक है? तो जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, खास करके पहाड़ी इलाके, उनमें जो विकास होता है तेज़ी से और आपदा जोखिम में कमी, इनके बीच के जो विरोधाभास है, इसको आपको बताना था, ठीक है? तो मैंने कोशिश की है बताने के लिए कि क्या पूछा है यूपीएससी ने। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपने काफ़ी समय से पढ़ रहे होंगे अगर पर्यावरण पढ़ा है, तो कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के उद्देश्य और लक्ष्यों की चर्चा कीजिए। आपको पता होगा कि कुनमिंग के आगे की जो व्यवस्था है वो मॉन्ट्रियल में ही हुई थी, ठीक है? अब मुझे कमेंट करके बताओ कि कुनमिंग कहाँ है और मॉन्ट्रियल कहाँ है? ठीक है? मॉन्ट्रियल शायद कनाडा में पड़ेगा, कुनमिंग शायद चाइना में है। मुझे कमेंट करके बताना मैं सही हूँ कि नहीं। तो इन जैव विविधता के लिए आपको पता होगा सीबीडी के लिए कॉन्फ्रेंस फॉर बायोडायवर्सिटी तो सीबीडी के लिए आपको पता है फ्रेमवर्क होता है प्रति 2 वर्ष में। तो उसके उद्देश्य और लक्ष्यों की चर्चा करनी है आपको कि ये कुनमिंग और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, उसके लक्ष्य क्या थे और उसके उद्देश्य क्या थे, वो बताने हैं। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस फ्रेमवर्क के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता और पहलों का उल्लेख कीजिए कि भारत ने कौन-कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, वो आपको बताने हैं। यहाँ लिखा है ना कि अचीव द गोल एंड टारगेट्स तो भारत ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। सिंपल था क्वेश्चन इसमें कुछ था नहीं। आपको कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर पता है, तो ही आप इस प्रश्न को अच्छे से लिख पाओगे और भारत सरकार ने क्या-क्या इसके लिए किया है, वो आपको बताना है उदाहरण के साथ, ठीक? आगे चलते हैं। भारतीय संदर्भ में फर्जी समाचार मतलब जो फेक न्यूज़ होती हैं और दुष्प्रचार किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। आपको ये इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न पूछा है कि जो फेक न्यूज़ होती हैं और जो दुष्प्रचार होता है, ठीक है? वो किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। मतलब एक न्यूज़ भी कई बार जो सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ किया ना हो, लेकिन उसके खिलाफ अगर फेक न्यूज़ चला दी जाए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि समाज या जो मॉब होती है, भीड़ होती है, उस व्यक्ति पर टूट पड़ती है या उस व्यक्ति पर हमला करने के लिए आ जाती है। तो ऐसे दुष्प्रचार जो होते हैं या फर्जी न्यूज़ होती है, फेक न्यूज़ होती है, वो किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा के लिए और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं, वो आपको बताना है। इसका वर्णन कीजिए। इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 आपको पता होगा कि जो है आईटी नियम बने हुए हैं 2021 के संबंध में किए गए संशोधन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। अभी से हाल ही में 2026 में 2025 लास्ट में या 2026 में इस पे संशोधन भी किए गए थे इस नियमों में। ठीक है? इस पे चर्चा करना है आपको। 150 शब्दों में पूछा गया था। आगे चलते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है मतलब फेक न्यूज़ और आपका दुष्प्रचार है वो आंतरिक सुरक्षा के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए किस प्रकार से खतरा है वो बताना है और जो आईटी नियम में संशोधन किए गए वो आपको बतानी है। ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10
लद्दाख रणनीतिक रूप से चाइना और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। आपको पता है कि लद्दाख जो क्षेत्र है, जो अब यूटी कहलाता है, ठीक है? लद्दाख एक अलग यूटी बन गया, तो उसका जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ भी है और चाइना के साथ भी है। तो उसी के मध्य आपका लद्दाख स्थित है। स्थानीय लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए, मतलब स्थानीय लोग यानी लद्दाख के रहने वाले जो लोग हैं, उनका दिल जीतने के लिए और दिमाग जीतने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP, ठीक है? इसका नाम याद रखना, BADP यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों और सेना द्वारा नागरिक कार्यवाही की विवेचना कीजिए, कि मतलब बॉर्डर क्षेत्र में जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं और सेना द्वारा जो नागरिक कार्रवाई की जाती है, उसकी विवेचना करना है। किसके संदर्भ में? लद्दाख के संदर्भ में, कि लद्दाख के लोगों का दिल जीता जा सके और उनका दिमाग जीता जा सके। फिर आगे बोला, लद्दाख के लिए संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान की घोषणा की मांग की भी विवेचना कीजिए, कि वो लद्दाख के लोग, आपको पता होगा कि सोनम वांगचुक काफी समय से लद्दाख के लिए 6वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं, और भारत सरकार ने भी ये बोला था कि हम 6वीं अनुसूची यहाँ लागू करेंगे, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है। वो किस कारण से नहीं लागू हुआ, वो भी आपको बता देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? विवेचना करने के लिए बोला है, डिस्कस करने के लिए, ठीक? तो ये चीजें आपको लिखनी है 150 शब्दों में। और इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन था, ठीक है? तो इंटरनल सिक्योरिटी से 2 क्वेश्चंस 150 शब्दों में पूछे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 10 क्वेश्चन होते हैं वो 150 शब्दों में होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो आगे आएंगे 11 से 20 तक, वो 250 शब्दों में होंगे, ठीक है? तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों को समझाइए, कि ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं, ठीक है? तो आपको पता होगा धीरे-धीरे बहुत सारे जो जीवाश्म साधन है वो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। यानी जो पारंपरिक साधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना? तो ऊर्जा संसाधन की प्रमुख चुनौतियों को समझाइए। आर्थिक समृद्धि और संधारिणता, संधारिणता आपको पता होना चाहिए, और आर्थिक समृद्धि के लिए, तो आर्थिक समृद्धि और संधारिणता के साथ ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आप किन उपायों को सुझाव देंगे? यानी हमें ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हमारा आर्थिक ग्रोथ भी बना रहे और हम इतना संसाधन ना यूज कर लें कि आने वाली पीढ़ी उससे वंचित हो जाए। तो संधारिणता का भी ध्यान रखना है। संधारिणता का मतलब यही हुआ ना कि आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमारे बचे हुए संसाधन का प्रयोग कर पाए। हमें पूरा दोहन नहीं करना है। तो हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वो भी बनी रहे, और आने वाली जो पीढ़ी है उसको उसके लिए भी संसाधन बचे रहें। तो उनको ध्यान में रख करके ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, या सुरक्षा करने हेतु, या सुनिश्चित करने हेतु आप किन उपायों का सुझाव देंगे? मतलब अपने आप आपको सुझाव देने हैं, ठीक है? तो आपको 250 शब्दों में ये प्रश्न लिखना था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत में नवोन्मेषी उद्यम, मतलब जो नए-नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, जिनको स्टार्टअप्स बोलते ही हैं, मतलब कुल मिला के जो छोटे-छोटे उद्योग खुल जाते हैं नए, तो उसी में पूछा कि भारत में नवोन्मेषी उद्यम किस प्रकार उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार, इनोवेशन और रोजगार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मतलब जो स्टार्टअप्स नए-नए खुल रहे हैं, वो किस प्रकार से उद्यमिता को, नवाचार को और रोजगार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको पता होगा कि स्पेस, अभी 2-3 दिन से आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में, या कह सकते हो कि स्पेस सेक्टर में निजी सेक्टर ने बहुत सारे स्टार्टअप्स खोले हैं। ये बहुत सारे स्टार्टअप्स का प्रस्ताव आया है भारत सरकार के पास, ठीक है? तो वो नवाचार जब आएँगे, या कह सकते हो निजी उद्यम आएगा, तो वहाँ पे उद्यमिता का भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, उद्यमिता को भी, और नवाचार भी आएगा। इसके साथ-साथ रोजगार के भी अवसर खुलेंगे, क्योंकि भाई एक व्यक्ति थोड़ी सब कुछ कर लेगा, है ना? तो भारत में नवोन्मेषी उद्यम किस प्रकार उद्यमिता, नवाचार और रोजगार को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये बताना है आपको। उनकी कार्यप्रणाली यानी स्टार्टअप्स की जो कार्यप्रणाली में वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों की विवेचना कीजिए, कि कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं वैश्विक स्तर पे और घरेलू स्तर पे, यानी भारतीय संदर्भ पे कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, उनको आपको डिस्कस करना है। तथा उन चुनौतियों को पराजित यानी कम करने के लिए या खत्म करने के लिए उपयुक्त तो सुझाव दीजिए, कि वो चुनौतियाँ जो हैं वैश्विक स्तर पे या भारतीय स्तर पे या घरेलू स्तर पे, उनको खत्म करने के लिए या पराजित करने के लिए कौन-कौन से उपयुक्त तो सुझाव हैं, वो बताने हैं आपको। तो स्टार्टअप के संदर्भ में पूछा, ये भी इकोनॉमी का आपका क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कृषि से फिर से आगे, ऊपर 2-3 प्रश्न पूछे, फिर से कृषि पूछा है कि भारतीय कृषि किस प्रकार खाद्य के अभाव से खाद्य अतिरेक स्तर तक रूपांतरित हुई है। मतलब आपको पता होगा कि एक समय था हरित क्रांति से पहले, अगर आपने सुना हो न्यूज़ या पढ़ा हो इतिहास, कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद कृषि व्यवस्था किस तरह रही है। तो आपको पता होगा हरित क्रांति यानी 1970 का जो दशक रहा है, उसमें हमारे पास खाने के लिए, खाद्य व्यवस्था के लिए खुद का उपज या खुद का जो है भंडारण या खुद का जो संसाधन नहीं था, ठीक है? तो उस समय हम क्या करते थे, दूसरे देशों से आयात करते थे बहुत सारे खाद्य सामग्री। लेकिन हमने हरित क्रांति के बाद क्या किया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें उपजा ली, जो हम अब क्या कर रहे हैं, उसका निर्यात कर रहे हैं, वो हमारे पास ज़्यादा हो गई है। तो वही पूछ रहा है, भारतीय कृषि किस प्रकार खाद्य के अभाव से
यानी जिस समय खाद्य का अभाव था, फूड का अभाव था और उससे खाद्य अतिरेक मतलब खाद्य ज़्यादा होने लगा है हमारे यहाँ, इस स्तर तक रूपांतरित हुई है, किस तरह से बदली है वो बताना है। भारतीय कृषि के विविधीकरण हेतु की गई विभिन्न सरकारी नीतियों का वर्णन कीजिए। अब सरकार ने कौन-कौन सी पॉलिसी बनाई है ताकि कृषि में क्या आ सके? डाइवर्सिटी, यहाँ पे लिखा होगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, है ना? तो भारतीय कृषि के विविधीकरण हेतु की गई विभिन्न सरकारी नीतियों का वर्णन करना। तो जैसे मैंने आपको बताया सरकार ये हरित क्रांति हो गई, इसके अलावा जो है कई सारी समितियाँ बनी हैं, कई सारी भारत सरकार योजनाएँ चलाती रही है। तो उन योजनाओं को आपको लिखना है, ज़्यादा मतलब विस्तार में नहीं, थोड़ा-थोड़ा लिख कर के आपको 250 शब्दों में अपना आंसर लिखना था, ठीक है? तो ये 13वां नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदानों, यानी जो अनुदान दिए जाते हैं सब्सिडी और सहायता की विवेचना कीजिए। भारत सरकार आपको पता होगा कई तरह की कृषि में या कृषि क्षेत्र में सहायता देती है। जैसे अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जाओ तो वहाँ सब्सिडी मिल जाती है। इसके अलावा किसानों को सम्मान निधि दी जाती है ना? तो अनुदान और सहायता की विवेचना करना है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते से संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिए। अब जब सरकार सब्सिडी देती है तो क्या होता है कि जो डब्ल्यूटीओ के देश हैं, वो भारत सरकार की इस पॉलिसी का विरोध भी करते हैं। तो भारत सरकार ने अपने कृषि सेक्टर के बचाव के लिए कई सारे समझौते कर रखे हैं डब्ल्यूटीओ में, ठीक है? तो उन कृषि समझौतों से संबंधित मुद्दों का आपको परीक्षण भी करना है, ठीक? तो डब्ल्यूटीओ संबंधित आपको पता होना चाहिए, जैसे व्हाइट बॉक्स हो गया, है ना? ब्लू बॉक्स हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे मिशन दृष्टि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब मिशन दृष्टि आपको पता होगा तो ही आप कर पाओगे। आप कमेंट करके बताओ क्या है ये? कि मिशन दृष्टि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 मई 2026 को प्रक्षेपित उपग्रह में उपयुक्त प्रतिबिंबीकरण की तकनीकों यानी इमेजिंग टेक्निक्स की विवेचना कीजिए। अभी 3 मई 2026 को प्रक्षेपित उपग्रह है, उसमें प्रतिबिंबित या प्रतिबिंबीकरण की तकनीकियाँ हैं जो, उनको आपको विवेचना करना है। जो इमेजिंग टेक्निक्स है, उनकी विवेचना करने के लिए आपसे यूपीएससी ने पूछा है। साइंस टेक का क्वेश्चन है। ये विश्व में अपने प्रकार का प्रथम उपग्रह क्यों माना जा रहा है? ये भी बताना है कि पहला उपग्रह इस तरह का क्यों है? ठीक है? आगे चलते हैं। मिशन दृष्टि आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। उपग्रह से संबंधित है। अब मैं जो है यहाँ पे बता दूँ कि मिशन दृष्टि को आप जो है सही से पढ़िएगा, समझ करके, तब आप ये क्वेश्चन अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है? अब जा करके देखो मिशन दृष्टि क्या है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन देख कर के समझ में आ रहा होगा कि हमें फोकस कहाँ रहना है। आप ज़्यादातर क्वेश्चन देखोगे कि ये ज़्यादातर करंट से रिलेटेड ही आ रहे हैं, ठीक है? यानी करंट के मुद्दों को पकड़ के आपसे बेसिक पूछ रहा है। इसका मतलब आपका बेसिक पहले से कवर होना चाहिए, इसके बाद आप चीज़ें कवर कर पाओगे अच्छे से। तो थोड़ा-सा मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको दिखे सही से, ठीक? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एजेंटिक एजेंटिक कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एजेंटिक एआई क्या है? इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। आपको पता होगा कि एआई काफ़ी समय से भारत में सबमिट भी हुआ, तो उसके बाद से और भी ज़्यादा चर्चा में था। तो आपको उस समय ध्यान रखना चाहिए था कि एजेंटिक एआई क्या होता है, ठीक है? क्योंकि एआई तो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन एजेंटिक एआई क्या होता है ये बताना है। इसकी कार्यप्रणाली क्या है इसको समझाना है। इसके अनुप्रयोगों का वर्णन उचित उदाहरण के साथ कीजिए। मतलब इसके क्या-क्या अनुप्रयोग हैं, ये क्या-क्या उपयोग है, उसका वर्णन करना उदाहरण के साथ। एजेंटिक एआई प्रणालियों से संबद्ध लाभों, जोखिमों और चुनौतियों की भी चर्चा करना है। इससे क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या-क्या इसके जोखिम हैं और चुनौतियाँ, वो भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। तो एजेंटिक एआई पता होगा तो ही आप प्रश्न को लिख पाओगे। तो ये सब जो है करंट के विषय हैं। आप अगर करंट पढ़ रहे हो, तो आपको ये सारे विषय आसानी से तैयार होंगे और इसका केवल आपको बेसिक या कोर एरिया से अपने नोट्स कवर कर लेने हैं कि एआई का क्या-क्या काम होता है और एजेंटिक एआई क्या है। दोनों को मिक्स करके आपने छोटा-सा नोट्स बना लिया तो आपका ये प्रश्न तैयार हो गया। ये परीक्षा से पहले किया जाता है। साल भर जो है 365 दिन आप जो है चीज़ों को कवर करते हो न्यूज़ के माध्यम से या पीआईबी जो न्यूज़ आती है भारत सरकार की वहाँ से। इसके अलावा आपका जो बेसिक बुक्स हैं साइंस एड टेक की, वहाँ से आप चीज़ों को बेसिक पढ़ के आए हो, है ना? एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी हो तो आप चीज़ें कर पाओगे, ठीक? क्योंकि एनसीईआरटी आपकी शब्दावली मजबूत करने में और इनका बेसिक तैयार करने में। अब जैसे यहाँ पे एआई की बात आई है तो एनसीईआरटी में आपको रोबोटिक्स मिल जाएगा, इसके बाद टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ मिल जाएँगी, है ना? तो वो आपकी क बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपको पता होगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? एक गीला कचरा होता है, एक ठोस कचरा होता है, तो यही है, ठीक है? तो अपशिष्ट का मतलब कचरा मान लीजिए, ठीक? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात कर रहा है कि भारत में ठोस अपशिष्ट का
में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, उसको मैनेज करने में क्या-क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति फ्रेमवर्क की चर्चा कीजिए कि सरकार ने कौन-कौन सी पॉलिसी बनाई है, वो आपको बताने हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहलों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली और इंदौर शहरों की सफलता और विफलता मामलों की चर्चा कीजिए। आपको पता होगा कि इंदौर शहर क्या है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है और वहीं पे दिल्ली देखिए, तो दिल्ली जहाँ पे संसद है, हर चीज़ दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली जो है इंदौर से पीछे है स्वच्छता के मामले में। तो उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बहुत सारी चीज़ें कमियाँ हैं, ये बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो अब भी पूरी नहीं हुई हैं। तो वही चुनौतियाँ आपको बतानी है, ठीक है? दोनों को उदाहरण ले लीजिए दिल्ली और इंदौर शहर का। अब ये जब सब न्यूज़ पढ़ोगे तो आप तुलनात्मक रूप से जैसे मान लीजिए इंदौर का भी काफ़ी मामला चल रहा था पिछले 6 महीने पहले, स्वच्छता के मामले में और ख़ास करके जो पानी की बात थी कि वहाँ पे इंदौर में कई सारे गंदे पानी के कारण मौत हुई थी ना, तो उसके कारण और दिल्ली में आपको पता है कि सर्दियों में जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है दिल्ली में तो ख़ास करके ठोस अपशिष्ट को लेकर के काफ़ी बहस छिड़ जाती है ना? तो करंट के मुद्दे हैं, आप तुलनात्मक रूप से पेपर से और अपने जो है नोट से इनको कवर करोगे तो ये आसानी से लिख पाओगे कि भारत सरकार की कौन-कौन से पॉलिसी हैं इनके लिए ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला है। मतलब सामुदायिक सहभागिता का मतलब हो गया कि लोगों के द्वारा जो एक तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है ना, तो आपदा प्रबंधन की आधारशिला है। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए लोगों को साथ में आना बहुत ज़रूरी है, ये बोला है। फिर बोला इस कथन का विश्लेषण भारत से उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। इस कथन का विश्लेषण भारत से उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। मतलब भारत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएँगे जब आपदा के लिए जब आपदा आ जाती है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो उस समय बाढ़ के समय उस बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रभावी जो आपके से वो हो सकते हैं उपकरण उसमें सामुदायिक सहभागिता एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष हो जाएगा। उसके संदर्भ में आपसे यूपीएससी ने पूछा है कि सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला है। अगर समुदाय के लोग ही कोऑपरेट न करें, पार्टिसिपेट न करें, तो हो सकता है आपदा इतने अच्छे से मैनेज भी ना हो पाए। तो वो साफ-साफ बोला है कि आधारशिला है। इस कथन का विश्लेषण भारत से उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। आप ऐसे भी ले सकते हो कि पंजाब में आई बाढ़ जो है, उसमें बहुत बड़ा हेल्प किया है किसने? कम्युनिटी सहभागिता ने, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ने, ठीक है? पिछले साल आई थी पंजाब में बाढ़, तो कितनी जल्दी पंजाब ने अपने आप को जो है सही कर लिया, उस बाढ़ से मुक्त होके। क्यों किया? क्योंकि सामुदायिक सहभागिता वहाँ पे दिखाई देती है, ठीक? तो सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियों और इसे मजबूत करने के उपायों की चर्चा कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपको पता होना चाहिए तो ही आप जो है प्रश्न को लिख पाओगे आसान भाषा में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये भी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। ऊपर आपसे इंटरनल सिक्योरिटी के 2-3 प्रश्न पूछे और यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे। ऐसे 150 शब्दों में और 250 शब्दों में मिला कर के 2-2 3-3 प्रश्न आते हैं। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ऊपर एक क्वेश्चन था और नीचे ये एक क्वेश्चन आ गया, है ना? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब ये प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जम्मू कश्मीर से संबंधित पूछा, ऊपर लद्दाख का पूछा था। तो जम्मू कश्मीर यानी जे एंड के में उग्रवाद, ठीक है? और अस्थिरता उग्रवाद और अस्थिरता के प्रमुख कारणों में से एक अलगाववादी आंदोलन भी रहे हैं। यूपीएससी बोला है कि अलगाववादी के कारण ही उग्रवाद और अस्थिरता रही है, प्रमुख कारण ये है, ठीक है? जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को स्पष्ट कीजिए, मतलब सरकार ने कौन-कौन सी कार्रवाई की है उसको स्पष्ट कीजिए और इसके साथ-साथ अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने से पहले आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को ये दोनों अनुच्छेद हटा दिए गए थे और जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के तहत एक जो है प्रमुख राज्य का दर्जा दे दिया गया, मतलब यूटी दिया गया, यूटी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये अनुच्छेद खत्म किए गए, तो वही बोला अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने से पहले और बाद की स्थिति पर चर्चा की कि पहले क्या स्थिति थी जम्मू कश्मीर में और बाद में क्या है इनको निरस्त करने के बाद। साथ ही राज्य को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में इन दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के सकारात्मक प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए। यानी आपको सकारात्मक प्रभाव ही लिखने हैं। अब यहाँ पे अपनी बनी-बनाई कहानी मत लिखने लगना कि जो है ये इसके कारण ये हो गया, इसके कारण ये हो गया। साफ-साफ यूपीएससी ने आपको निर्देशित किया कि आपको सकारात्मक प्रभाव बताने हैं, ठीक है? तो जब भी कभी निर्देश दे दे यूपीएससी कि आपको सकारात्मक प्रभाव बताने हैं, तो वहाँ पे भी नकारात्मक वाली बातें नहीं लिखनी है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे जो लास्ट प्रश्न है। भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में नकली मुद्रा मतलब
आतंकवाद का जो वित्त पोषण होता है, आतंकवाद कैसे चलता है, बिना पैसों के तो कोई भी चीज़ नहीं चलती है ना? तो भारत में जो आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं, उसके वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में नकली मुद्रा, आपको पता होगा कई सारे आतंकवादी संगठन नकली मुद्रा छाप लेते हैं, जैसे भारतीय मुद्रा है उसको छाप लिया। और धन शोधन, यहाँ पे देखो धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग लिखना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे स्लैश लगना चाहिए था। तो मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा कीजिए। कुल मिला के आपको नकली मुद्रा पे और मनी लॉन्ड्रिंग पे चर्चा करनी है, किसके संदर्भ में? आतंकवाद के संदर्भ में, ठीक? इन खतरों को रोकने के लिए, यानी आतंकवादी जैसे खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही कार्रवाइयों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब आपको पता होगा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एफएटीए लगता है। आपको एफएटीए पता है? एफएटीएफ होता है या एफएटीए, ठीक है? क्योंकि कई बार पाकिस्तान को इसके कारण वित्तीय चीज़ें नहीं मिल पाती हैं ना? ये इसमें रेटिंग दी जाती है कि किसको जो है व्हाइट में रखना है, किसको ब्लैक में रखना है। तो इन खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही कार्रवाई का विवरण कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है आतंकवाद को रोकने के लिए। आगे बोला आतंकी वित्त पोषण को रोकने में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, देखो यहाँ लिखा भी है FATF, है ना? ये क्या लिखा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये हर साल जो है या हर जो है समयांतराल पे विभिन्न देशों को रेटिंग देता है कि वो अपना पैसा ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए दे रहे हो, है ना? जैसे पाकिस्तान अक्सर करता है ये काम। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की भूमिका और इसके सदस्य देशों द्वारा अपनाए जा रहे अनुपालन के तरीकों पर प्रकाश डालिए कि एफएटीए किस तरह से इनको रेटिंग देता है और इनके द्वारा जो मतलब इनके जो सदस्य देश हैं एफएटीएफ के, उनके द्वारा अपनाए जा रहे अनुपालन के तरीकों पर प्रकाश डालना है। कुल मिला के आपको आतंकवाद से संबंधित ये बताना है कि वित्त पोषण जो होता है आतंकवाद का, उसके प्रमुख स्रोतों में नकली मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार हेल्प करती है, वो आपको चर्चा करनी है। और इन खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन सी कार्रवाई की जा रही है, उसका विवरण आपको देना है। और साथ में आपको एफएटीएफ की जो कार्यप्रणाली है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो ये आपके 20 क्वेश्चन जीएस 3 में पूछे गए थे। अब हम लोग जो है एथिक्स का प्रश्न डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, या आपको थोड़े 1-2 दिन में आपको जीएस का 4 वाला जो पेपर है, वो भी आ जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, और बाकी कोई कमी समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रश्न बता पाएँ, ठीक है? क्वेश्चन समझा पाएँ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जो नए अभ्यर्थी हैं खास करके उनके लिए। बाकी कोई कमी हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।